ओके। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है यानी कि राजनीतिक विज्ञान का, ठीक है, इसका आज यानी कि 22 मार्च 2024 को आपका जो सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस का, ये हो चुका है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपके पॉलिटिकल साइंस के इस बोर्ड के एग्जाम का हम कंप्लीटली यहां पे सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीटली आपको पता चल जाएगा कि 80 आउट ऑफ आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं बच्चों। ठीक है, और मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, मैं तो बहुत खुश हो गया जैसे ही मैंने आपका बोर्ड का पेपर देखा, क्योंकि 80 में से आप यकीन मानो बच्चों कि 70 से लेके 75 तक के जो मार्क्स से क्वेश्चन है ना, ये वही क्वेश्चन है जो हमने आपको वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैंपल पेपर उसमें करवा रखे थे। तो जिस बच्चे ने वीडियो सारी देखी होंगी, आई नो वेरी वेल, उसके 80 आउट ऑफ 75 तो कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, तो आ जाइए एक बार पेपर के सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये मेरे पास अभी सेट नंबर 3 है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। और जैसे आपको पैटर्न बताया था, सेम आपका वही पैटर्न रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सेम पैटर्न वही है जो ऑलरेडी हमने आपको समझाया हुआ था। ठीक है, फटाफट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, सेक्शन ए हमारा यहाँ से शुरुआत हो चुका है। अब इसमें सबसे पहले आपके 12 एमसीक्यू थे, तो आप सभी बच्चे एमसीक्यू का आंसर करते चलें लाइव में। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए आप क्या लगा के आए हो। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखिए, ताशकंद समझौता कब हुआ था भाई? तो 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद में 1966 में हुआ था, है ना, ताशकंद समझौता। ठीक है, फिर इंदिरा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? इनके अंगरक्षकों ने मिलकर हत्या इनकी कर दी थी, मतलब गोली मार दी थी 1984 में। बांग्लादेश कब बना था बच्चों? 1971 में। और जो डीएमके है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि ये जो है ना तकरीबन 17 सितंबर 1949 को बना था। यानी कि सबसे पहली घटना होती है फोर्थ वाली, दूसरी घटना होती है ताशकंद समझौता, तीसरी घटना बांग्लादेश, और चौथी इनकी मृत्यु। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? डी वाला आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहां से देख लीजिए, सेक्शन ए का आपका जो डी वाला ऑप्शन है पहले क्वेश्चन का, ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको कई बार बताया था क्वेश्चन इतने आसान आएंगे एक दो कि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। दो क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा आपको, जैसे किस घटना ने सोवियत संघ में साम्यवाद के अंत को चिन्हित किया? तो सिंपल सी बात है, सोवियत संघ में साम्यवाद का अंत हुआ, यानी कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारा, है ना, ये वाला। इसी प्रकार से तीसरा, भारत का जो योजना आयोग था, इसके स्थान पे आखिर 2015 या 14 में आई थिंक ये नीति आयोग का गठन क्यों किया गया? इसलिए किया गया था बच्चों क्योंकि योजना आयोग अब वर्तमान की जो चुनौतियां थी उसका सामना नहीं कर पा रहा था, इसीलिए एक नए आयोग की जरूरत पड़ी। ठीक है, जो कि नीति आयोग फिर यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, योजना आयोग अप्रासंगिक होता चला जा रहा था इस वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैश्विक साझी संपदा नहीं है? ठीक है, तो देखो पृथ्वी का वातावरण हो गया, अंटार्कटिका हो गया, बाहरी अंतरिक्ष हो गई, ये कैसी चीजें हैं? ऐसी चीजें बच्चों जिसपे किसी एक व्यक्ति का बस नहीं है, एक देश का बस नहीं है, अर्थात उसको बहुत सारे देश मिलकर कार्य करते हैं उसके लिए, संरक्षण के लिए, है ना। लेकिन वन सभी के अपने अपने होते हैं कंट्रीज के, तो ये जो है ना वैश्विक संपदा नहीं है। इंग्लिश में देख लेंगे, आपको डी बता दिया है, इसका आपका जो है ये कहाँ चला गया, सी हो जाएगा। फिर इसका आपका जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और इसका आपका यहाँ पे 80 हो जाएगा। चलो अगला एमसीक्यू देखो, बहुत बढ़िया बच्चों, मैंने आपको कई बार बता रखा था कि उस राज्य का नाम लिखिए जिसमें छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। तो वो कौन सा राज्य था बच्चों? एमपी। एमपी से निकल के ही छत्तीसगढ़ बना था। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता के ठीक पश्चात भारत के नियोजित विकास के लिए किसका गठन किया गया था? तो सिंपल सी बात है, नियोजित विकास के लिए किसका गठन हुआ था बच्चों? योजना आयोग का। ठीक है, 15 मार्च 1950 को, हाँ ठीक है, सही डेट है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था बच्चों, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हस्तक्षरित जो जल संधि हुई थी, ये निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित थी? तो सिंपल सी बात बच्चों, सिंधु नदी से। ठीक है, आठवां, देखिए वर्तमान में क्या हो रहा है कि वैश्विक तापमान, वैश्विक जो वातावरण है, वैश्विक तापमान ये गर्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि धरती के समताप मंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी आ रही है। गलत, क्योंकि कमी नहीं बल्कि धीरे धीरे करके ओजोन गैस की मात्रा में जब बढ़ोतरी होती है तब वातावरण गर्म होता है। तो कारण गलत हो गया, यानी कि अभिकथन ए सही है, कारण गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ठीक है, इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को इंग्लिश में देखो कि पांचवे का आपका डी हो जाएगा, छठे का आपका जो है यहाँ पे बी हो जाएगा प्लानिंग कमीशन, और सातवें का आपका हो जाएगा बी, आठवें का आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, बहुत आसान है।
कि 1991 में सोवियत संघ में हुए तख्ता पलट का विरोध करने में जो नायक के रूप में एक व्यक्ति उभरे वो कौन से थे बच्चों? वो थे बोरिस येल्तसेन। क्या नाम था? बोरिस येल्तसेन। ठीक है, सूची की बात कर लेंगे मिलान की, तो मैंने कई बार बोला है मिलान एक देखो जो आता है सबसे पहले, तो मेरे हिसाब से सी सबको आता होगा, चारों तरफ से घिरा हुआ धरती का एक देश। ठीक है, तो ये है नेपाल। अब देख लो जिसमें सी का आपका चौथा मिले, तो ये रहे आपके ABCD। अब सी का चौथा किसमें है? ये रहा, मिल गया आंसर। बस यही कर दो। ठीक है, अब सी का जैसे पहले का दूसरा हो गया, तो दक्षिण एशिया के क्षेत्र में सबसे पहले उदार कौन बना था? भारत 1991 में। ठीक है, पहले इसमें सुल्तान था, तो अब गणराज्य है, मालदीव हो गया। ठीक है, सेना और ये सभी यहाँ पे पाकिस्तान में हो गया, है ना? तो आपका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, क्वेश्चन के अंदर ये आंसर है बच्चों। कैसे? निम्नलिखित में से भारत की कौन सी एक देशी रियासत ने शुरुआत में भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध किया? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया और जम्मू कश्मीर, ये इन्हीं ने किया था, है ना? अगला देखो इंग्लिश मीडियम में, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी 10th का करेक्ट हो जाएगा। 11th का आपका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, क्या बोलते हैं, बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ गया है ये अभिकथन कारण। भारत में चौथे आम चुनाव से पहले लोगों ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्नों की कमी तथा बढ़ती हुई बेरोजगारी के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिए थे। बिल्कुल सही बात है। कारण मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट तथा गंभीर खाद्य संकट ने समस्या पैदा कर दी थी। तो ये सही है। अर्थात क्यों आंदोलन शुरू किए थे? आंदोलन इसलिए शुरू किए थे क्योंकि मानसून असफल हुआ था, अब सूखा पड़ गया, खेती में पैदावार में गिरावट हुई, गंभीर खाद्य संकट हो गया। इसीलिए चौथे आम चुनावों में यानी कि 1967 के चुनाव से पहले विरोध होने शुरू हो गए। तो क्या हो जाएगा? ए सही है और व्याख्या भी यहाँ पे दी जा रही है। ठीक है, चलो इंग्लिश में देख लो एक बार आप, यहाँ पे ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अब देखो जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुन लेना, और आप जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनते हुए आप देखना कि आप क्या लिख के आए हो। ठीक है, जैसे कि खंड खा है हमारा, इसका 2 नंबर के 6 क्वेश्चन है हमारे। देखो क्या लिख के आए आप, सुनो। क्वेश्चन है 13, साझी संपदा संसाधन की अवधारणा को एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो साझी संपदा संसाधन ये क्या होते हैं बच्चों? बेसिकली ऐसे संसाधन जिसपे किसी एक देश का हक ना होके पूरे विश्व का हक हो, जैसे पर्यावरण, अंतरिक्ष, अंटार्कटिका, ये चीज अभी हमने देखी थी ना, तो वही चीज है। अब क्या नाम है, एक उदाहरण की सहायता से लिखना है, तो मान लीजिए हम समुद्र की बात कर लेते हैं, तो समुद्र किसी एक देश का तो है नहीं, है ना? वही चीज है। भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के मानने के 2 कारण लिखे। भाई 1967 का जो ये काल था बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों? इस समय तक 2 जो हमारे पीएम थे इनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस समय तक 1962 भारत चाइना युद्ध और 1965 भारत पाकिस्तान, इस युद्ध की वजह से भारत अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को संवार नहीं पाया था। ठीक है, साथ ही साथ क्या नाम है, इस समय तक खाद्यान्न संकट हो चुका था। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें थी, वो आप बता सकते हो। और एक महत्वपूर्ण पड़ाव ये भी था सबसे बड़ा, कि कांग्रेस पार्टी जो थी उसको गहरा धक्का लगा था केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर भी। ठीक है, तो ऐसी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हो। ओके, चलो अब एक अगला क्वेश्चन है आपका कि अंतरराष्ट्रीय संगठन के किन्हीं 2 लाभों को बताइए। तो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझा रखे थे भाई। देखो अंतरराष्ट्रीय की हमें आवश्यकता क्यों है ये बताया था, तो लाभ क्या हो जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान के लिए, युद्धों की रोकथाम में सहायक है, विश्व के आर्थिक विकास में सहायक है, वैश्विक प्राकृतिक आपदा तथा महामारी से निपटने के लिए, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, वैश्विक तापमान से निपटने के लिए, देशों में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, है ना? इसलिए हमें यूएनओ चाहिए भाई, है ना? इस प्रकार से अब गठबंधन की सरकारों के कोई 2 लाभ बताइए। ये तो बहुत ही आसान है भाई। सबसे पहला लाभ क्या होता है कि अगर किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है तो सरकार बन जाती है पूरी तरीके से। ठीक है, दूसरा गठबंधन की सरकार से देश जो है वो बिना किसी पीएम के, मतलब एक बहुमत स्पष्ट पीएम के चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा एक ये भी लिख सकते हैं कि गठबंधन की सरकार से छोटे छोटे राष्ट्रीय छोटे छोटे जो दल हैं इनकी भी राजनीतिक भूमिका बढ़ती है। ठीक है, लोगों की राजनीतिक भूमिका बढ़ती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत की चलती रहती है बेसिकली। ठीक है, ये चीजें। फिर 1985 में पंजाब समझौता हुआ था, इसके 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो 19 कौन सा है, 85 है ना? अभी रुक जाओ, 1985 बता देता हूं आपको अच्छे तरीके से। देखो ये रहा, जुलाई 1985 में अकाली दल के अध्यक्ष थे हरचंद सिंह लोंगोवाल और प्रधानमंत्री राजीव गांधी। इन्होंने पंजाब में शांति स्थापना के प्रयास किए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें थी, ये यहाँ पे आपको बताना था कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के मुद्दे
विश्व राजनीति का हिस्सा क्यों बने? इतना आसान क्वेश्चन, ये तो आप ये समझ लो कि आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्यों मुद्दे हैं भाई? पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन इसलिए मुद्दे हैं क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे अगर देखा जाए तो पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, इनकी कमी हो रही है, इनका दोहन हो रहा है, इनका प्रदूषण हो रहा है। तो इसीलिए सारे देश मिलकर इनके लिए कार्य करने को लेकर बात करते हैं, क्योंकि पर्यावरण हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गए, ये किसी एक के तो है नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबके हैं, ठीक है। जल हो गया और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर्यावरण हो गया, ये किसी एक का तो है नहीं, है ना, वही चीजें। तो इसीलिए इसको राजनीति का हिस्सा बना दिया गया है। ओके, इस प्रकार से ये हो गया। इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे आप, यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके ये रहे, और वैसे तो मैं आंसर आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलो अब बारी आती है 4 नंबर के क्वेश्चन की। तो खंड का आ चुका है, वैश्वीकरण के किन्हीं 2 नकारात्मक प्रभावों को लिखिए। 2 नकारात्मक प्रभाव, अब ध्यान से लिखिएगा, आपको घटक लिखने हैं, ठीक है। आप मान लीजिए आपको राजनीतिक, आर्थिक, इस प्रकार से घटक लिखने हैं, और मत या नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ वैश्वीकरण के बारे में। देखो जैसे नकारात्मक बताने हैं ना, तो नकारात्मक में आप बता सकते थे छोटे उद्योगों का पतन हो रहा है, असमान विकास हो रहा है, विकसित देशों की कठोर वीजा नीति है, नागरिकों के लिए जो सुरक्षा कवच था ये हट चुका है, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं नकारात्मक में, जैसे राज्यों की सरकार जो है इसमें, इसकी जो ताकत है, क्षमता, इसमें कमी आ रही है, ठीक है। विश्व में जो बहुराष्ट्रीय निगम है ये अपने पैर पसार चुके हैं, ठीक है। और ये लिख दिया आपने। फिर आपको ये बता देना है कि खान पान, रहन सहन आदि आदतें जो इसमें बदलाव आ रहा है, तो स्वदेशी खानों की महत्वता घट रही है, पश्चिमी संस्कृति ला दी जा रही है, अंग्रेजी को महत्व दिया जा रहा है, संस्कृति को पहचानना मुश्किल हो गया है ना। इस प्रकार से आपको बताना था। चलो, पाकिस्तान में सफल लोकतंत्र स्थापित करने के किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों को वर्णन कीजिए। 2 चुनौतियां बतानी है। तो एक कौन सी थी भाई? सबसे पहली तो ये थी कि वहां पे जो सैनिक है, बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े अभिजन लोग, अमीर लोग, इनका दबदबा है, इसीलिए कभी भी सैनिक शासन आ जाता है, कभी भी लोकतंत्र आ जाता है, कभी धर्म पे पहुंच जाता है ना। दूसरा पॉइंट कि यूएनओ जो है वो यहाँ पे लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए कुछ मदद ही नहीं करता है। तीसरा पॉइंट कि क्या नाम है, अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इसमें अपने स्वार्थ को साधने के लिए काम करती हैं, है ना, ये चीजें। फिर अथवा में सार्क ने दक्षिण एशिया के देशों में बहुपक्षीय संसाधनों के माध्यम से सहयोग विकसित करने की क्षेत्रीय पहल की है। हाँ बिल्कुल की है। कैसे की है ये आपको बता रखा है मैंने ऑलरेडी, है ना। उसके बाद भारत की स्वतंत्रता के समय से लेकर भारत में विलय तक सिक्किम की घटनाक्रम का वर्णन कीजिए। तो सिक्किम का जो घटनाक्रम है, आइए समझा देता हूं आपको। देखो, आजादी के बाद भारत सरकार ने सिक्किम के रक्षा और विदेशी मामले अपने पास रखे और कहा कि तुम चाहो तो थोड़े समय के लिए आजाद रह सकते हो, बस तुम्हारे विदेशी मामले और रक्षा हमारे पास रहेगा। राजा चोग्याल को आंतरिक प्रशासन के अधिकार दे दिए गए, ठीक है। अब राजा जो था ये जनता की लोकतांत्रिक भावना को समझ नहीं पाया, सह नहीं पाया। क्यों? वो चाहते थे कि लोकतंत्र स्थापित तो पूरे तरीके से भारत में विलय हो जाए। अब राजा ऐसा चाहता नहीं था। इसी को देखते हुए अप्रैल 1975 में सिक्किम विधानसभा ने सिक्किम का भारत में विलय का प्रस्ताव रखा। और जब प्रस्ताव रखा तो जनमत संग्रह में ये पाएगा कि सभी लोग चाहते थे कि भारत में विलय हो जाए सिक्किम का। तो भारत सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार किया और सिक्किम को 22वां राज्य भारत का बना लिया गया। बस हो गया आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से 1975 में लागू की गई आपातकाल से सीखे किन्हीं 2 पाठों को, यानी कि उसके जो सबक हैं वो हमें बताने हैं। तो सबक तो बहुत ही आसान थे भाई। कौन कौन से सबक थे? देखो बता रखे मैंने आपको ऑलरेडी, है ना। ये रहे सबक। एक सेकेंड, ये तो बदलाव हो गए। सबक अभी आपको बताता हूँ, रुको। ये देखो, मैंने ऑलरेडी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब कल करवाए थे ना, उसमें आपको ये आंसर अच्छे से मैंने समझाया था, ठीक है। क्या क्या सबक थे कि भाई भारत से ना लोकतंत्र को खत्म नहीं किया जा सकता कभी भी, ठीक है। ये बात हमें पता चल गई क्योंकि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की ताकत, लोकतंत्र की कमजोरियां सब हमें पता चली, ठीक है। संविधान के आपातकाल के प्रावधान में जो अनुच्छेद 352 था, इसमें आंतरिक अशांति शब्द को हटा के सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया था, ठीक है। इसके साथ ही आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिपरिषद को, राष्ट्रपति को लिखित में देनी पड़ेगी, यानी कि जो मंत्री होगा उसे मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी पड़ेगी आपातकाल लगाने के लिए, और साथ ही लिखित में राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी, तब आपातकाल लगाया जाएगा। ऐसे जैसे इंदिरा गांधी ने फोन करके बोल दिया था अब उनको, फखरुद्दीन अली अहमद को, कि आपातकाल लगा दीजिए, ऐसे नहीं लगेगा। लिखित में सूचना देनी पड़ेगी राष्ट्रपति को, तब लगेगा, ठीक है। आपातकाल के दौरान न्यायपालिका न्याय के जो अधिकार थे नागरिकों के, वो सही से नहीं कर पाई। तो न्यायपालिका ने बोला टेंशन मत लो, अगली बार से करेंगे हम अच्छे से, ठीक है, और मजबूत बनाए अपने आप को। ये चीजें थी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने सोवियत संघ के विघटन के बाद सभी नवस्वतंत्र देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे, लेकिन रूस के साथ में भारत के संबंध बहुत ज्यादा ही अच्छे थे। इसी के अथवा में देखिए कि शीत युद्ध के काल के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक विकसित थी, ठीक है।
फिर भी सोवियत प्रणाली में ऐसी कुछ विशेषताएं थी जो इसे अमेरिका से अलग करती थी। ऐसी किन्हीं विशेषताओं को बताओ। तो सिंपल सा, भारत रूस के संबंध बताने थे और सोवियत प्रणाली की कुछ विशेषताएं बतानी थी। तो आइए बताता हूं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत और रूस के संबंध, ठीक है। तो सबसे पहले रूस के जो राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन, इन्होंने 1992 में घोषणा की कि भाई भारत और रूस के संबंध वैसे ही रहेंगे जैसे सोवियत के संघ के साथ में हमेशा रहे थे, ठीक है। इसी को देखते हुए 2008 में भारत में रूसी वर्ष, 2009 में भारत में भारतीय वर्ष मनाया गया, ठीक है। सांस्कृतिक तौर पर भारत की हिंदी फिल्में वगैरह वहाँ पे देखी जाती हैं। साझा दृष्टिकोण है बहुद्वीपीय विश्व का, ठीक है। व्यापार इसका होता रहता है। सैन्य साझे सामान हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है भारत, ठीक है ना, रूस के लिए। उसके अलावा और भी पॉइंट थे, जैसे सहायता हमेशा करता रहा है रूस। कश्मीर मुद्दे को लेके हमेशा युद्ध में भारत का साथ दिया है। ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, इसको लेके हमेशा भारत का साथ दिया है इसने, ठीक है। भारत में तेल का अधिकतर आयात भी रूस से ही होता है। ये चीजें थी, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन था आपका, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। कहाँ चला गया क्वेश्चन, देखो। सोवियत प्रणाली की विशेषताएं आपको बतानी थी ना, ये देखो। सोवियत प्रणाली की विशेषताएं, इसका विकास योजनाबद्ध था, उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग था, विशाल ऊर्जा संसाधन थे, खनिज तेल ये वगैरह। कहा जा सकता है कि बेरोजगारी बहुत कम थी, परिवहन बहुत ही उन्नत था, नागरिकों के लिए सुरक्षा कवच यानी कि न्यूनतम जीवन सुरक्षित था, ठीक है। स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, कल्याण, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये थी सोवियत प्रणाली की विशेषताएं, ओके। तो आई होप अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन देख लेना। अब देखो ये वाला जो कार्टून है, सेम कार्टून आपको मैंने करवाया हुआ था, ठीक है। कार्टून के क्वेश्चन क्या है देखते चलो। पहले कि कार्टून में दिखाए गए 4 लोगों के प्रतीक चिन्ह, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 4 लोग प्रतीक चिन्ह, ये कौन है? ये यूएनओ है। ये कौन है? यूएनओ है। बस इसका नाम आपको लिख देना था, संयुक्त राष्ट्र संघ है। बी, कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति को पहचान कर उसका नाम लिखिए। तो ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं ना, ये जाल जैसे ये जो बंधे हुए हैं, ठीक है, एक शील्ड ले रखी है और ये जो है, तो ये कौन है भाई? ये 2006 के, ठीक है, 2006 के संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, जिनका नाम था कोफी अन्नान। कॉफी नहीं, कोफी अन्नान था, ठीक है, कोफी अन्नान, ओके। फिर इजराइल ने लेबनान पे आक्रमण किया क्यों था? तो आक्रमण इसलिए किया था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जून 2006 के दौरान इजराइल ने हमला किया, ठीक है। इजराइल का कहना यह था कि यहाँ पे ना एक उग्रवादी गुट है हिजबुल्लाह, इस पे नियंत्रण करने के लिए ये हमला जरूरी था, ठीक है। और इस हमले में भारी संख्या में नागरिक मारे गए थे। तो ये चीज बेसिकली, ठीक है। सेम कार्टून मैंने आपको करवाया हुआ था बच्चों, सेम आ गया है। आई होप आपने किया होगा, है ना। चलो अब देखो आपका आ गया है ये वाला, क्या बोलते हैं, अवतरण वाला, पैसेज वाला क्वेश्चन। तो बहुत अच्छे से मैंने आपको करवाया हुआ था, बहुत बढ़िया तरीके से। 1947 में ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के समय किस सिद्धांत का पालन किया गया था बच्चों? धार्मिक बहुसंख्या का सिद्धांत। किसका? धार्मिक बहुसंख्या का सिद्धांत। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन हुए थे बच्चों? सभी को पता है, सरदार पटेल, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता के समय भारत में ब्रिटिश इंडिया में कितनी देशी रियासतें थी? 565। देशी रियासतों के बारे में कौन सा गलत है? गलत ये होगा कि जूनागढ़ के जो शासक थे, इन्होंने स्वतंत्र भारत का हिस्सा बनने का फैसला किया। गलत है, क्योंकि वो तो अलग रहना चाहते थे। सरदार पटेल ने सैनिक कार्रवाई की थी, तब ये माने थे मिलने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से इंग्लिश में देख लेंगे, आपका 25 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। पहले का, दूसरे का आपका बी हो जाएगा, एंड तीसरे का आपका डी, चौथे का आपका बी, ओके। चलो अब मैप आ जाता है। मैप थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। इसमें देखिए, अगर मैप की मैं बात करूं तो मैप पूरा का पूरा 4 नंबर का मैप सेम टू सेम आया, जो बताया था मैंने, सेम टू सेम, ठीक है। कैसे? देखो पहला पॉइंट क्या था बच्चों कि वह राज्य जहां EMS नमूद्रीपाद इनके द्वारा पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, तो वो कौन सी थे? वो थे भाई केरल, ठीक है। तो पहली जानकारी के लिए आपका अक्षर हो जाएगा बी और स्टेट का नाम हो जाएगा केरल, ठीक है। दूसरी जानकारी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सुबह सुबह मैंने बोला था कि जितनी पार्टियों के संस्थापक हैं उसका जो एक व्यक्ति है, कोई ना कोई तो आएगा। 4 पार्टियां थी, 4 व्यक्ति बताए थे मैंने आपको, तो कौन सा हो गया? ये हो जाएगा दूसरी जानकारी के लिए डी, यानी कि बंगाल कह सकते हो या फिर कोलकाता कह सकते हो, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राज्य। उसके बाद वह राज्य जिसका संबंध पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से है, तो वो कौन है बच्चों? वो है ए वाला। अब ए क्या है? ये है आपका यूपी, ठीक है। तीसरी जानकारी के लिए ए और यूपी। फिर वह पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर से संबंधित राज्य, तो वो है आपका सी, चौथी जानकारी के लिए, और ये है आपका पंजाब, ठीक है। तो अब आई होप आप सभी अच्छे से लगा के आए होंगे, है ना। मेरे हिसाब से आपने कर दिया होगा बढ़िया तरीके से। अब चलो
इंग्लिश मीडियम में मैप देख लीजिए, यहाँ पे ये रहा। अब आते हैं हमारे 6 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, अब 6 नंबर के क्वेश्चन देख लो, मैंने बढ़िया तरीके से आपको समझाए थे सारी की सारी चीजें। जैसे मानव सुरक्षा का अर्थ क्या होता है, मानव सुरक्षा की संकीर्ण और व्यापक अवधारणाओं के बीच अंतर बताओ, अच्छे समझाया हुआ था मैंने। अथवा में था कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ स्पष्ट कीजिए और बाहरी सुरक्षा की परंपरागत धारणा के 2 तत्वों को उजागर कीजिए। तो आ जाइए, सुरक्षा आपको समझाते हैं भाई क्या होती है। देखो, सबसे पहले आपको बताना है पारंपरिक सुरक्षा की धारणा का अर्थ। तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अंतर्गत बाहरी सुरक्षा यानी कि राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं। अब इसमें बस ये पॉइंट लिखना था आपको, ठीक है। ये एक कितना पॉइंट बाहरी सुरक्षा का, एक आंतरिक सुरक्षा का, ये 2 पॉइंट, बस इतना लिखना था, ठीक है। और उसके बाद में फिर आपको ये लिखने थे 2 पॉइंट, शक्ति संतुलन के बारे में और गठबंधन के बारे में, बस, और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। चलो अगला देखो, स्वतंत्र भारत के लिए विदेश नीति के शांतिपूर्ण विश्व के सपने को साकार करने का प्रयास किया। इस कथन के संदर्भ में 3 उपयुक्त उत्तर दीजिए, यानी कि भारत की जो विदेश नीति है आपको इसकी विशेषताएं बतानी है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कल ही करवाया था, ठीक है, कल क्या सुबह सुबह बताया था मैंने, ठीक है। उसी को यहाँ पे अभी मैं निकालता हूँ आपको, देखिए बढ़िया तरीके से बताऊंगा मैंने कैसे आपको समझाया था अच्छे तरीके से, ठीक है। एक बार बस वो विदेश नीति ओपन हो जाए, ठीक है। चेक करते हैं कहाँ पे वो क्वेश्चन। हरित क्रांति आपका टॉपिक नहीं था, ये रहा देखो। तो आपको गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में बता देना था, 3 बताने हैं ना। गुट निरपेक्षता की नीति, लोकतंत्र का सम्मान, विश्व शांति और मित्रता, जो कि बहुत आसान है। मानवाधिकारों का सम्मान हो गया, पंचशील हो गया, साम्राज्यवाद उपनिवेश का विरोध हो गया। ये सारे पॉइंट आपको लिखने थे बच्चों, ठीक है। चलो इसी का अगला देख लेते हैं कि ये आई नो वेरी वेल किसी ने नहीं किया होगा, चलो हटाओ इसको। ये देखो बहुत बढ़िया तरीके से मैंने बच्चों आपको सुबह सुबह समझाया था कि चीनी अर्थव्यवस्था में नाटकीय सुधार के बावजूद भी चीन के सभी लोगों को इसका लाभ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो लाभ मिला वो उद्योगपतियों को मिला, आम लोगों को नहीं, ठीक है। छोटे छोटे उद्योग तो खत्म होते चले गए, महिलाओं की स्थिति खराब थी, ठीक है, बहुत सारे 10 करोड़ लोग बेरोजगार थे, स्थिति अच्छी नहीं थी, है ना, ये चीजें थी। अथवा में आपका यूरोपीय संघ के बारे में था, भाई यूरोपीय संघ का ना एनिमेशन के माध्यम से समझाया था मैंने आपको। यूरोपीय संघ का एक आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर अधिकाधिक राजनीतिक संगठन बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो कौन सी थी वो, ठीक है, देखो ये रहा यूरोपीय संघ की विशेषताएं। तो कम से कम आपको 2 से 3 तो इकोनॉमिकल बतानी है। तो इकोनॉमिकल में आपने बता दी सकल घरेलू उत्पाद शुरुआत में 12,000 अरब डॉलर था, इसकी मुद्रा यूरो जो है ये डॉलर के लिए खतरा बनती है, ये तो पॉलिटिकली हो गया, ठीक है। साथ ही 2016 में ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसकी जीडीपी थी तकरीबन 17,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा, ठीक है। अब पॉलिटिकली आ जाओ, पॉलिटिकली देखा जाए तो इसका अपना झंडा, राष्ट्रगान, स्थापना दिवस है, इसकी अपनी समान देश नीति है, सुरक्षा नीति, आंतरिक मामले, न्याय से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ठीक है। और विश्व व्यापार में इसका अच्छा खासा योगदान है। अब इसमें देखो 2 से 3 पॉइंट यहाँ पे मैंने मिस कर दिए। जैसे सबसे पहला पॉइंट, इसके 2 सदस्य फ्रांस और ब्रिटेन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, ठीक है। दूसरा, इनके पास वीटो है। तीसरा, इनके पास वीटो होने के साथ साथ बहुत सारे परमाणु हथियार हैं। केवल यूरोपीय संघ के पास में कम से कम 550 के आसपास हथियार हैं, इसके पास में कम से कम 550 के आसपास, ठीक है। ये चीजें थी। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया था मैंने आपको। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान भारतीय राजनीति में घटित किन्हीं 3 प्रमुख घटनाओं को स्पष्ट कीजिए। तो 3 प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी बच्चों, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाया था। एक बार मैं आपके सपोर्टिंग निकाल लेता हूं, उसी में मैंने मतलब उसमें दिया हुआ भी है और आपको मैंने समझाया हुआ भी था, ठीक है। तो देखते हैं एक बार कहाँ है 3 वो बदलाव, ठीक है। वेट अ मिनट, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ये देखो सुबह सुबह मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, उसी में सीधा पॉइंट आ गया है, ठीक है। इसमें आपको मंडल मुद्दे के बारे में बता देना था, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको नई आर्थिक नीति के बारे में बता देना था। 2 ही बताने हैं ना, 3 बताने थे, ठीक है। तो ये हो गया नई आर्थिक नीति। तीसरा, आपको अयोध्या विवाद के बारे में बता देना था। बस ये बदलाव आ रहे थे, हो गया कॉन्सेप्ट हमारा। और मुझे पता है कि किसी बच्चे ने ये तीसरा वाला नहीं किया होगा, आई नो वेरी वेल, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये पेपर हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो बिल्कुल ईमानदारी से बताना सारे बच्चों, ठीक है, कि अब आपके 80 आउट ऑफ कितने मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। मैं जानना चाहता हूं जेन्युइनली कि आपने जितनी तैयारी की थी हमारे साथ मिलकर, उसमें से आपको कितना फायदा हुआ, ठीक है। और मेरे हिसाब से देखा जाए ना बच्चों, तो पेपर के 80 में से, मैं 80 में से बात कर रहा हूं, कम से कम 70 से लेके 75 नंबर के क्वेश्चन सेम टू सेम है। 70 छोड़ो,
75 मानो आप, ठीक है। कितने? 75 नंबर के क्वेश्चन सेम टू सेम आया, जो कराया था सेम वही रिपीट हुआ है, ठीक है। अब एक चीज और, आप हिस्ट्री की चिंता छोड़ दो, ठीक है। हिस्ट्री की चिंता छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करना, जो वीडियोस हम आपके लिए अपलोड करेंगे बस उन वीडियोस को एंड तक देखते रहिएगा, सारे क्वेश्चन को समझते रहिएगा, ठीक है। हिस्ट्री की वीडियोस आज से ही आपकी आने शुरू हो जाएंगी और आपकी तैयारी बहुत से बेहतर हो पाएगी बच्चों। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा, जुड़े रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।